स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यू टॉपिक की बात करेंगे जो कि वॉइस चेंज है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस का भी एक पार्ट है। ये वॉइस चेंज जो है हाई स्कूल और इंटर संबंधित जो बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो उपयोगी है ही है, लेकिन जैसे एसएससी मेंस के स्टूडेंट्स होते हैं या सीजीएल के होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी वॉइस चेंज जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्व रखता है। तो आइए आज हम एक्सप्लेन करेंगे वॉइस चेंज को। जो वॉइस होती है ये दो प्रकार की होती हैं। एक नंबर पे होती है एक्टिव वॉइस और 2 नंबर पे होती है पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसको हिंदी में कृतवाच्य कहा जाता है और इसको हिंदी में कर्मवाच्य कहा जाता है। एक्टिव वॉइस को कृतवाच्य यानी कि इसमें कर्ता को प्रधानता ज़्यादा दी जाती है, मीन्स इसमें कर्ता प्रधानता रखता है या प्रधान होता है, और इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसमें इसके अंतर्गत जो है कर्म की प्रधानता होती है। क्योंकि मैंने अभी जस्ट पहले आपसे बताया कि वॉइस चेंज इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में इस प्रकार से बदला जाता था कि उसका अर्थ न परिवर्तित होने पाए। मतलब यहाँ वॉइस चेंज हम करेंगे तो इसमें भी एक रूल वही होना चाहिए कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव में हम चेंज करें तो उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे लिखा कुलदीप फॉर एग्जाम्पल, इनवाइटेड मी। अब इस सेंटेंस को हम देख रहे हैं, अब इसको जैसे पैसिव बनाना है तो हो जाएगा आई वॉज इनवाइटेड बाई कुलदीप। यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरी बात है कि मतलब जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस हम बनाएंगे तो ये देखना है कि वो वाक्य जो है सकर्मक होना चाहिए, अकर्मक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात तो मैं आपको बता ही रहा था कि इन दोनों सेंटेंसेस के जो अर्थ होते हैं यानी मीनिंग, इनमें ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो जब भी कभी हम एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले एक चीज़ ज़रूरी होती है कि हम सेंटेंस और टेंस का अध्ययन अवश्य कर लें। सेंटेंस और टेंस का यदि अध्ययन नहीं है तो पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में हम चेंज करने में हमें असुविधा होगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सो सेंटेंस और टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ये एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है उसमें केवल 3 सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। 3 सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नंबर 1 पे होता है असर्टिव, यानी असर्टिव में भी अफर्मेटिव नेगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को चेंज किया जाएगा एक्टिव से पैसिव में। दूसरा होता है इंटरोगेटिव और तीसरा होता है इम्पेरेटिव। तो ये 3 टाइप्स जो सेंटेंसेज होते हैं, अब इनको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे इन शॉर्ट में कि असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं। वह सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, या कह सकते हैं जिनमें सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन दिया होता है, ठीक है ना, और उसके अंत में लास्ट में ये फुल स्टॉप देख रहे हैं आप, फुल स्टॉप दिया हो, वो सेंटेंसेस असर्टिव कहलाते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव क्या होते हैं? वह सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हों, जैसे इज एम आर है, वाज वर है, हैव हैज है, डू डज है, कैन कुड है इत्यादि, या WH टाइप जो वर्ड होता है, यानी WH टाइप से जैसे व्हाट है, वाई है, व्हेन है, हु है, वेयर है आदि सेंटेंसेस से ये सब वर्ड से यदि सेंटेंस शुरू होता है और इनके अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया होता है तो सच टाइप सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये जो थर्ड टाइप के इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो इसके अंतर्गत वह सेंटेंसेस जो प्लीज़ से शुरू हो जाएं या जो काइंडली से शुरू हो जाएं
या जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हों, जो लेट से शुरू हों, जो लेटस से शुरू हों, जिनमें शुरुआत ही में डू नॉट दिया हो या डोंट दिया हो। कभी कभी ये सेंटेंस जो है ऑलवेज या नेवर से भी शुरू होते हैं। तो ये यानी कि हम 3 सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। वो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, या उनको ऐसे भी आप पहचान सकते हैं इजीली कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो और जिनके अंत में फुल स्टॉप दिया हो, उन सेंटेंसेस की पैसिव बनेगी। वह सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया हो, उसकी पैसिव बनेगी। या वह सेंटेंसेस जो WH टाइप वर्ड से शुरू होते हैं और उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होता है, उनकी पैसिव बनेगी। और वह सेंटेंसेस जो इन वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि प्लीज है, काइंडली है, मैनो की फर्स्ट फॉर्म है, लेटस है, डू नॉट डोंट है, ऑलवेज या नेवर है। तो सच टाइप्स ऑफ जो ये वर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स इंपेरेटिव सेंटेंस से जुड़े होते हैं। तो ये 3 सेंटेंसेस की पैसिव बनेगी। फिर इधर देखते हैं टेंस। टेंस क्यों हमने लिख दिया? टेंस में भी कुछ ऐसे टेंसेस होते हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती है, मीन्स पैसिव में उनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। एक्टिव वाइज जो होती है ये हमारी पूरे 12 टेंसेस में होती है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो 12 टेंस होते हैं यही एक्टिव वाइज होते हैं। 12 टेंस को ही हम एक्टिव वाइज कहते हैं। बट जो हमारी पैसिव वाइज होती है इसमें 4 ऐसे टेंस होते हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती है। मीन्स पैसिव में केवल 8 टेंस यूज किए जाते हैं, 8, 4 नहीं यूज किए जाते हैं। और वो 4 कौन से होते हैं? नंबर 1 पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नंबर 2 पर होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नंबर 3 पे होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, और नंबर 4 पे होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती है। या आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं बाई हेल्पिंग वर्ब से भी बता रहा हूं आपको, जिससे कि इजीली आप सेंटेंस को पहचान सके जिसकी पैसिव नहीं बनती है। तो याद रखेंगे कि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन या हैज बीन दी होगी उसकी पैसिव नहीं बनेगी। हैव बीन या हैज बीन या हैड बीन या बिल अवली सेल बीन या बिल सेल, सॉरी यहाँ बी होगा, हैव बीन। तो ये आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, जहाँ जिस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब दी हैं, यानी हैव बीन है, हैज बीन है, हैड बीन है, विल भी है या सेल भी है, विल हैव बीन या सेल हैव बीन इत्यादि में से कोई हेल्पिंग वर्ब दी है, अंडरस्टैंड, उसकी पैसिव वाइज नहीं बनेगी। तो शायद आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि पैसिव किन किन सेंटेंसेस की नहीं बनती है। आइए अब आपको रूल्स समझाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम रूल्स पे स्टडी करते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को इजीली पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी कभी हमें किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना हो और वो सेंटेंस किसका हो, असर्टिव सेंटेंस का हो, ठीक है, असर्टिव का हो। यदि वो असर्टिव का है या इंट्रोगेटिव का है, सबसे पहले ये देखना होता है कि वो सकर्मक है या अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक का मतलब समझ रहे हैं ना। सकर्मक मतलब होता है साथ कर्म के, यानी वो सेंटेंस जिसमें क्रिया कर्म के साथ दी है। सकर्मक का मतलब हुआ साथ कर्म के, यानी वो सेंटेंस जिसमें क्रिया कर्म के साथ दी है वो सकर्मक हो जाता है। और वो सेंटेंस जिसमें आ का मतलब होता है अनुपस्थित, अनुपस्थिति और कर्मक, यानी कर्म के, जिसमें क्रिया कर्म की अनुपस्थिति में लिखी जाए वो अकर्मक होता है, यानी जिसमें कर्म न दिया हो वो अकर्मक होता है। तो इस प्रकार से सकर्मक अकर्मक पहचानना सबसे मेन बात होती है। इसमें स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर कैसे पहचाने हम कि सेंटेंस जो है ये इसमें दी हुई वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है
ये सकर्मक है कि अकर्मक है। तो ये सबसे अच्छा प्रोसेस होता है इसका। देखिए, जब भी कभी आपको ये पहचानना है कि हमारी जो उसमें दी हुई क्रिया सेंटेंस में है वो ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पहचानने के लिए उसमें देखिए जो वर्ब दी होती है, कोई फॉर्म वर्ब की दी हो, वर्ब के आफ्टर में, बाद में, यहाँ पर देखिए यानी नाउन दिया है या कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस दिया है, का ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। जब किसी सेंटेंस में वर्ब के तुरंत बाद में नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस दिया हो, इनके बीच में कोई शब्द न हो, तो समझ लो वो सकर्मक होता है। ठीक है। और यदि इनके बीच में कोई प्रीपोजिशन रूप में शब्द दिया है तो उसकी पैसिव नहीं बनेगी, वो अकर्मक होगा। कैसे? जैसे हम आपको समझाते हैं। जैसे लिखा ही गोज टू स्कूल डेली। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हमें सकर्मक और अकर्मक पहचानना है। क्रिया देखिए इसमें गोज है कि नहीं है। अब गोज के बाद स्कूल इज द नाउन, ये नाउन है। स्कूल और गोज दोनों के बीच में एक वर्ड दिया है टू, और टू है प्रीपोजिशन। मैंने कहा था कि जब इस वर्ब और इसके बाद में प्रयुक्त है नाउन या प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस, यानी नाउन हो या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हो, इनके बीच में कोई प्रीपोजिशन होगा, उसकी पैसिव नहीं बनेगी। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे लिखा गोपाल इज बाथिंग इन द रिवर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बाथिंग इज द वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस, और ये रिवर क्या है? रिवर है नाउन। तो अब इस बाथिंग और नाउन इन दोनों के बीच में एक प्रीपोजिशन दिया है, दैट इज इन प्रीपोजिशन दिया है, इसलिए ये कौन सी क्रिया हो गई? ये अकर्मक क्रिया हो गई, इसकी पैसिव नहीं बनेगी। अच्छा, कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिनकी पैसिव बन जाती है, जिनके साथ में प्रीपोजिशन दिया होता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं लिखा होता है लाफ, और इसके साथ प्रीपोजिशन एट लगा होता है, इसकी पैसिव बन जाती है। जैसे लिखा होता है नाक, इसके साथ प्रीपोजिशन लिखा होता है एट, इसकी पैसिव बन जाती है। जैसे आप लोग देखते हैं लिखा होता है लुक इनटू या लुक आफ्टर, तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ये प्रीपोजिशंस हैं और वर्ब के बाद प्रयुक्त हुए हैं। तो मैंने कहा था सच टाइप्स के जो वर्ड होते हैं जिनके बाद में प्रीपोजिशंस दिया होता है उनकी पैसिव नहीं बननी चाहिए, वह कर्मक होते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे जब किसी वर्ब के साथ में यानी लाभ के साथ जब एट लग जाता है या नाक के साथ जब एट लग जाता है, तो ये दोनों मिल करके एक वर्ब बनाते हैं, जिस वर्ब को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब, यानी वाक्यांश की क्रिया। जैसे ऐसे ही नाक एट लिखा है, इसमें भी खटखटाना होता है, इसका भी वही अर्थ जाता है, ऐसे लुक। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि इन वर्ड्स के बाद में ये प्रीपोजिशंस दिए होते हैं, वो सकर्मक का काम करते हैं और उनकी पैसिव बन जाती है। तो ये पहला सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, पहचाना कैसे जाता है, उसके लिए मैंने पहला नियम आपको बताया है। आइए देखते हैं दूसरा नियम। ऐसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम चेंजेस लाएंगे। कौन कौन चीज़ें चेंज करेंगे? नंबर 1 पे जो वाक्य में दिया गया सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं, और जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं। मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पे लिख देते हैं, यानी जो सब्जेक्ट जहाँ पे होता है वहाँ ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं और जहाँ ऑब्जेक्ट होता है वहाँ सब्जेक्ट लिख देते हैं। ये पहला रूल है। दूसरे रूल में क्या करते हैं कि जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पहले, ये जहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे नया, तो इस नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई, विद, टू, अबाउट, एट, इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर देते हैं। एक बात आपको विशेष बताना चाहेंगे, इसमें बच्चे अधिकतर गलतियां कर देते हैं। इसमें गलतियां इसलिए हो जाती हैं
कि बच्चे केवल न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई को ध्यान रखते हैं। और ये जो कंपटीशन लेवल की परीक्षाएं होती हैं इसमें तो विशेष करके हम देखते हैं कि यही बाई वाला जो परिवर्तन होता है इसी में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यानी यूज करना चाहिए विद का और कर देते हैं बाई का। तो ये जरूर आप लोग समझ लेंगे कि केवल बाई का, हाँ ये तो श्योर है कि 90% जो है इसका प्रयोग होता है बाई का, बट जो शेष है उसमें इन वर्ड्स का भी प्रयोग होता है। लेकिन ये जरूरी होता है कि कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम विद है, टू है, अबाउट है, एट का प्रयोग करते हैं, आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस रूल्स को पढ़ाने के बाद। तो यानी बाई का प्रयोग करते हैं नए ऑब्जेक्ट से पहले, विद का करते हैं, टू का करते हैं, अबाउट का करते हैं या एट का करते हैं, जो भी उसकी वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये दूसरा रूल होता है हमारा। तीसरे रूल में क्या होता है, अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको हम अगले टेंस की लगाते हैं। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है, अगले टेंस की लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें अगले टेंस की सहायक क्रिया नहीं लगाते हैं। कॉन्टिन्यूअस में अगले टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, सहायक क्रिया वही रखते हैं, बस उसके साथ में बीइंग का जो यूज है अलग से कर देते हैं। तो शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि जो तीसरा रूल होता है अगले टेंस की सहायक क्रिया का यूज करना, उसमें हम केवल कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें हम अगले टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग न करके उसी टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और उसके साथ में बीइंग का यूज कर देते हैं। तो ये तीसरा रूल कंप्लीट होता है। इसको हम थोड़ा सा जो चार्ट के माध्यम से आपको समझा देंगे तो आपकी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि दिया है एक्टिव एंड पैसिव, यदि एक्टिव के सेंटेंस में सपोज करिए लिखा है V1 या V1 में यस या ईएस लगा है या डू दिया है या डज दिया है, तो आप समझिए जब उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसके साथ इज, एम या आर में से एक सहायक क्रिया जो कर्ता के अनुसार होगी उसको लगा देंगे, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इज, एम या आर सहायक क्रिया दी है, तो हमने कहा था कि यदि कंटिन्यूअस टेंस है तो पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब सेम रहती हैं, तो ये वैसे ही रहेंगी, यानी न्यू ऑब्जेक्ट के अनुसार इन्हीं में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बशर्ते इसके साथ में जो है हम बीइंग का यूज अलग से कर देंगे, ये बीइंग हो जाएगा। ऐसे जैसे हैव है या हैज है, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब दी है, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हैव या हैज में से एक चीज़ जो सब्जेक्ट के अनुसार होगी उसको लिखने के बाद हम बीन का यूज कर देंगे। ऐसे यदि यहाँ V2 दिया है V2, तो क्या करेंगे, वाज या वर सहायक क्रिया के रूप में लिखेंगे, और यदि डिड दिया है तो भी उसके स्थान पे हम वाज या वर ही लिखते हैं इन प्लेस ऑफ डिड। फिर क्या करते हैं, तो यदि दिया है वाज या वर, तो चूंकि ये भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होगा, वाज वर के साथ चौथी फॉर्म दी है तो कंटिन्यूअस होगा, तो इसके साथ भी हम वाज वर में से एक ही सहायक क्रिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे और उसमें किसका यूज कर देंगे, बीइंग का। हैड है तो हैड बीन, विल या शैल में से कोई एक सहायक क्रिया दी है तो क्या करेंगे, विल या शैल एक चीज लिखने के बाद में बी का यूज कर देंगे। यदि विल या शैल के साथ में हैव है तो पैसिव में विल या शैल जो सब्जेक्ट के अनुसार लगे उसको लगाने के बाद में हैव बीन का यूज कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये टेंस का फार्मूला हो गया, जो शायद आपकी समझ में इजीली से आ गया होगा, यानी आसानी से आप जिसको हल कर सकते हैं। यानी हमने समझाया V1 दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या यस या ईएस लगा है, डू या डज है, तो समझ लो उसको हटाना है पैसिव में और उसके स्थान पे इज एम आर का यूज करना है। अगला जैसे इज एम आर दिया है तो इज एम आर ही रहेगा, उसके साथ में बीइंग का यूज कर देना है। फिर जैसे हैव हैज दिया है तो हैव बीन या हैज बीन का यूज करेंगे। V2 है या डिड के साथ V1 दिया है तो वाज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे जो सब्जेक्ट के अनुसार होगी। ऐसे वाज या वर दिया है और वर्ब की चौथी फॉर्म है तो उसके साथ वाज वर ही रहने देंगे, यानी एक सहायक क्रिया जो सब्जेक्ट के अनुसार होगी बीइंग का यूज कर देंगे। फिर इसके बाद हैड दिया है तो हैड बीन हो जाएगा। विल या सेल में से एक कोई हेल्पिंग वर्ब दी है तो विल भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है। अच्छा, विल हैव है या सेल हैव है तो वही चीज़ विल हैव बीन हो सकता है या सेल हैव बीन हो सकता है।
और यदि कोई मॉडल वर्ब दी है, इसमें कोई मॉडल जैसे क्या होती है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, सेल है, शुड है, आर्ट है, मस्ट है, ये सारी जो है मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो इसमें यदि इसमें से यानी मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट में से कोई वर्ब दी है यहाँ पे, तो उसको वैसे ही रहने देंगे, यानी मॉडल वर्ब है तो उसको वैसे ही रहने देंगे मॉडल वर्ब को, लेकिन उसके साथ में हम किसका यूज कर देते हैं, बी का। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा रूल कंप्लीट होता है कि हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन कैसे करते हैं। आइए चौथा रूल देखते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये अगला रूल हो गया। फिर लास्ट रूल बताते हैं आपको कि सपोज करो यदि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कोई प्रोनाउन है, यानी यदि नाउन है, सपोज करो कोई सेंटेंस लिखा है, जैसे लिखा है संदीप इज ईटिंग द बनाना। तो अब इस सेंटेंस में देख रहे हैं संदीप सब्जेक्ट लिखा है, तो संदीप के को ऑब्जेक्ट करेंगे तो बाई संदीप हो जाएगा। लेकिन सपोज करो यदि इसमें कोई प्रोनाउन दिया है, जैसे कि आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, सी है, यानी इनमें से कोई प्रोनाउन दिया है, तो उसको पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसको पैसिव में चेंज करने के लिए उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया जाता है। यानी आई ये दिया है सब्जेक्टिव केस के लिए रूप में, तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी हो जाएगा। वी दिया है तो अस हो जाएगा। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है तो यू ही रहेगा। दे का देम हो जाएगा। ही का हिम, सी का हर हो जाएगा। अब चूंकि जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो मैंने कहा था इसके पहले बाई है, विद है, अबाउट है, इन है, प्रीपोजिशंस का यूज जरूर होगा वर्ब के अकॉर्डिंग। ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में दिए होते हैं और उन्हें ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, उन्हें अस्पष्ट सब्जेक्ट कहा जाता है। वो जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हें अस्पष्ट सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे लिखा होता है समवन या नो वन, somebody, everybody, nobody। अब या पीपल लिखा है, सपोज करो पीपल लिखा है। इस प्रकार के सेंटेंसेस दिए हैं किसी भी सब्जेक्ट्स दिए हैं किसी भी सेंटेंस में, तो जब इनको पैसिव में चेंज करना होगा तो इन्हें हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। यानी कि इस तरह के कोई भी यानी शब्द जो है सब्जेक्टिव केस के रूप में दिए होते हैं किसी सेंटेंस में, तो हम पैसिव में इन्हें हटा देते हैं, यानी पैसिव में इन्हें नहीं लिखते हैं। तो ये रहे रूल्स जिनके माध्यम से हम एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को इजीली पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, जिसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे सेंटेंसेस और कैसे किन सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ पर अबाउट है, इन है, इनटू है आदि का प्रयोग किया जाता है। तो बस इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।